नाम अर्पिता है और मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। आज मैं आपके लिए एक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है, जिसको सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक ऐसे बेबस परिवार की कहानी जो 7 समंदर पार बैठे अपने बेटे की मदद नहीं कर सकते। ये बात है मेरठ के रछोटी गांव की। जब हम सारे मीडिया कर्मियों को ये खबर मिली कि हिंदुस्तान का रहने वाला 20 साल का नौजवान फैज़ अहमद, जो सन 2018 में सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करने के लिए गया था, उसे अब वहां फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरे गांव में हड़कंप तो उस समय मचा जिस समय पुलिस वहां आई। पुलिस वाले फैज़ का घर तलाश करते फिर रहे थे। फैज़ के पिता का नाम फारूक अहमद था, जो मेरठ के रछोटी गांव में रहते थे। ये बात उस वक्त की है जब सऊदी अरब में अरब के मंत्रालय में एक लेटर लिखा जा रहा था। जैसे ही वो लेटर लिखने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है, उस पर संबंधित अधिकारी के सिग्नेचर हो जाते हैं और सिग्नेचर हो जाने के बाद तत्काल प्रभाव से उस लेटर को भारत के दूतावास में भेज दिया जाता है ताकि देर ना हो जाए। और जैसे ही वो लेटर भारत पहुंचता है और अधिकारियों के हाथ में आता है, तो अधिकारियों का कहना होता है कि इस लेटर को जितनी जल्दी हो सके भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचा दो, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो लेटर भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचता है और फिर दिल्ली से वो लेटर कभी किसी मंत्रालय जाता है, तो कभी इस तरह ये लेटर घूम फिरकर उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जिला अधिकारी के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही जिला अधिकारी के पास वो लेटर पहुंचता है, तो उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो लेटर एसएसपी के पास पहुंच जाता है और एसएसपी साहब का भी यही कहना था कि ये लेटर रुकना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसको इसकी जगह पर पहुंचा दो। वहीं के संबंधित पुलिस स्टेशन मुंडाली और वहीं के थाना अध्यक्ष प्रियंका सिंघल जी के पास वो लेटर पहुंच जाता है। प्रियंका सिंघल जी सुबह जब अपनी ड्यूटी पर आती हैं, तो आते ही वो अपने काम से लग जाती हैं। प्रियंका सिंघल जी ड्यूटी करते समय अलग अलग पेपर्स पर सिग्नेचर कर रही थी, तभी उनके सामने एक छोटा सा कागज रखा हुआ होता है। उस छोटे से कागज पर जब प्रियंका सिंघल जी की नजर पड़ जाती है, तब वो उस पेपर को बड़ी गौर से देखती हैं, जिसके ऊपर ही लिखा हुआ होता है नोटिस सूचना। इस नोटिस सूचना की गंभीरता को देखते हुए प्रियंका सिंघल जी, जो अपने थाने की एसएचओ होती हैं, वो अपनी टीम को लेकर फौरन ही गांव की तरफ रवाना होती हैं, क्योंकि रछोता गांव उन्हीं के ही थाना क्षेत्र में लगता है। फिर वो अपनी टीम के साथ वहां जाकर पूछताछ करती हैं। उस गांव की लगभग 10,000 के करीब की आबादी थी। अब 10,000 की आबादी में उन्हें फैज़ अहमद के परिवार का पता लगाना था, क्योंकि ये बहुत बड़ा गांव था। वो वहां जाकर घर घर पूछताछ कर रही थी कि यहाँ पर कोई फारूक अहमद नाम का आदमी रहता है, जिसके बेटे का नाम फैज़ अहमद है। जैसे ही पुलिस वहां पर पूछताछ करती है, तो वहां के लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग डरने लगते हैं कि आखिर पुलिस यहाँ पूछताछ करने के लिए क्यों आई है और किसी ऐसे इंसान के बारे में क्यों कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस को देखकर डर भी जाते हैं। इसीलिए सारे ही लोग पुलिस के सामने खामोश खड़े हुए थे। लेकिन पुलिस वालों को भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो लोग पूछते पूछते फारूक अहमद के घर तक पहुंच गए थे। जब फारूक अहमद के घर का दरवाजा बजता है, तो उनके घर का दरवाजा खोलने के लिए उनकी बेटी आती है। पुलिस को देखकर वो लड़की बहुत घबरा गई थी। वो फौरन ही घर के अंदर गई और अपने पिता को बुलाकर लाई। एसएचओ प्रियंका सिंघल ने उनको अपनी पहचान बताई और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आए हैं। क्या आपके बेटे का नाम फैज़ अहमद है? वो घबराते हुए कहते हैं कि जी हाँ, हमारे बेटे का नाम यही है। प्रियंका सिंघल जी ने फारूक अहमद को एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई है और वो फिलहाल जिहाद सेंट्रल जेल सुमेसी सऊदी अरब के अंदर है। आपको अगर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो तो आप अपने बेटे की मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आप दया याचिका दर्ज करना चाहते हैं, अपने बेटे की सजा को कम कराना चाहते हैं या फिर माफ करवाना चाहते हैं, तो आप दया याचिका डाल सकते हैं। आपको ऐसा करने का मौका दिया गया है। अगर वहाँ की सरकार को ठीक लगेगा तो हो सकता है कि आपका बेटा बच जाए, और अगर उन लोगों को ठीक नहीं लगा तो आपके बेटे की मौत पक्की है। जैसे ही ये खबर उनको दी जाती है, ये सूचना मिलने के बाद फैज़ के पिता की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसके बाद उनके पूरे परिवार पर रोना धोना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उनके परिवार के सारे सदस्य और आसपास के लोगों को ये खबर मिल जाती है कि फैज़ को सज़ा होने जा रही है। और फिर उसी के बाद खबर मिलती है हम मीडिया कर्मियों को, जो एक एक करके गांव वालों से और फैज़ के परिवार वालों से सारी ही जानकारी लेने के लिए चले गए थे।
पुलिस तो उन लोगों को ये सूचना देने के बाद चली गई थी। अब बाकी का काम उसके परिवार वालों को करना था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फैज़ आखिर सऊदी अरब तक कैसे पहुंचा, उसके साथ वहां क्या क्या हुआ और उसके साथ अब वहां आगे क्या होगा। खबर मिलने के बाद हम मीडिया कर्मी भी फैज़ के माता पिता से इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे। हालांकि वो लोग हमें इंटरव्यू देने के काबिल तो नहीं थे, मगर फिर भी उन लोगों से जितना हो सका उन्होंने हमें बताया। हमारे सामने ही फैज़ के पिता फारूक अहमद, फैज़ का छोटा भाई रेहान अहमद और फैसल अहमद भी इंटरव्यू के दौरान मौजूद थे। हालांकि उन लोगों की हालत बहुत गंभीर थी, रो रो कर उन लोगों का बुरा हाल हो चुका था, लेकिन जितना हो सका उन्होंने हमें अपने बेटे के बारे में बताया। फैज़ के पिता फारूक अहमद ने हमें अपने शब्दों में अपने बेटे के बारे में कुछ इस तरह से बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग इस मामूली से गांव में रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कारोबार नहीं है। यहाँ से ज़्यादातर लोग कारोबार के लिए दूसरे शहर में जाते रहते हैं। 10,000 की आबादी में लगभग 600 से 650 लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब में जाकर नौकरी कर रहे हैं। मेरा बेटा भी उन्हीं में से एक है। हम लोग गरीब थे, शुरू से ही हमने गरीबी में गुजारा किया। मेरे 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा जब सऊदी अरब नौकरी करने के लिए गया तो वो हमें अपनी सैलरी भेजने लगा था। धीरे धीरे हमारे घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे थे। वो सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी किया करता था। मेरे बड़े बेटे आरिफ अहमद के सऊदी जाने से हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। शुरू से ही मेरे बच्चे ज़्यादा शिक्षा हासिल न कर सके थे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते। बेटियों को पढ़ने का शौक था, इसलिए बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर बड़ी हो चुकी थी। एक बेटी की मैंने पड़ोस के ही लड़के से शादी करवा दी थी, जबकि दूसरी बेटी की उम्र अभी कम है। मेरा बेटा आरिफ अहमद भी 5वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ था। फैज़ भी हमारे ही गांव के सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा तक पढ़ा और फिर उसके बाद उसने काफ़ी कोशिश की कि वो भी पैसे कमाने लगे, मगर हमारे गांव में ऐसी कोई नौकरी नहीं थी जिससे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं या फिर हमारे घर का गुजारा अच्छे से चल पाता। फैज़ की उम्र 14 साल थी। फैज़ के बड़े भाई ने कहा था कि फैज़ बालिग हो जाएगा तो उसका भाई आरिफ उसे अपने साथ सऊदी अरब बुला लेगा और फिर दोनों भाई मिलकर जब पैसे कमाएंगे तो छोटे बहन भाइयों की भी शिक्षा ठीक चलेगी। फिर 7 साल के बाद ऐसा ही हुआ था। जब फैज़ की उम्र 20 साल हुई तो उसके माता पिता ने उसे भी उसके बड़े भाई आरिफ के साथ सऊदी अरब भेज दिया था और फिर दोनों भाई मिलकर वहां ड्राइवर की नौकरी करने लगे थे। फैज़ के पास सऊदी अरब जाने के बाद ज़्यादा पैसे तो नहीं आते थे, लेकिन इतना सहारा उसके माता पिता को मिल गया था कि उन्होंने छोटे भाई बहन की शिक्षा चालू करवा दी थी। अभी हाल फिलहाल में तो फैज़ का भाई रेहान अहमद तो पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा है और उससे छोटा वाला बेटा शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जबकि उसकी छोटी बहन भी शहर से एमए कर रही है। 5 साल पहले जब फैज़ सऊदी अरब गया था तब उनके घरेलू हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब दोनों भाइयों ने मिलकर थोड़ी बहुत सैलरी यहाँ भेजनी शुरू की तो माता पिता को कुछ सहारा मिलने लगा था और बाकी के भाई भी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वो पैसे कमाकर अपने माता पिता के हाथ पर रखने लगे थे। जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी कि बच्चे पैसे कमाया करते थे और घर का गुजारा हो जाया करता था। परिवार में कुछ सेविंग्स नहीं हो पा रही थी। फारूक अहमद ने बताया कि फैज़ मेरे दूसरे नंबर का बेटा है। फैज़ अहमद अपनी 20 साल की उम्र में 2018 में जब अपने बड़े भाई आरिफ के साथ सऊदी अरब चला गया था तब वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसका भाई छुट्टियों में यहाँ पर आया हुआ था और फिर उसके बाद उसने अपने छोटे भाई को भी यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त करवा लिया था। उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाए और फिर दोनों भाई सऊदी अरब चले गए थे अपने काम को अंजाम देने के लिए, ताकि पैसा कमा सके और अपने घरेलू हालात बेहतर कर सके। फैज़ के पिता ने बताया कि मेरे बेटे को सिर्फ एक ही काम आता था, वो सिर्फ ड्राइवरी ही कर लेता था, जबकि बड़ा बेटा आरिफ जेंट्स कपड़े सिलना भी जानता था। फैज़ किसी भी तरह का वाहन चला लेता था क्योंकि उसके भाई ने पहले ही कहा हुआ था कि आने वाले समय में वो उसे भी अपने साथ ड्राइवर की नौकरी पर सऊदी अरब ले जाएगा। इसलिए उसने पहले ही हर तरह का वाहन चलाना सीख लिया था, जैसे कार, बाइक, इन सब चीज़ों को चलाने की वो पहले ही तैयारी करके यहाँ से गया था और सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन तो फैज़ अपने भाई के साथ रहा था, वहाँ घूमा फिरा और फिर उसके भाई ने उसकी नौकरी एक कंपनी में लगवा दी थी। मेरा बेटा वहाँ पर ड्राइवर की नौकरी किया करता था।
शुरू शुरू में जब हमारी उससे फ़ोन पर बात होती थी तब वो हमसे कहता था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसे सैलरी मिलना शुरू हुई तो उसने हमसे शिकायत करनी शुरू कर दी कि उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ उसे ड्राइवरी ज़्यादा करवाई जाती है और उसकी सैलरी बहुत कम है। उसने हमें बताया कि अगर वो यहाँ की बजाय किसी दूसरी जगह स्विच करेगा तो उसे ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। उसने यही बात अपने भाई आरिफ को भी बताई तो उसके भाई ने कहा कि मैं तो शुरू से ही यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मुझे तो सैलरी सही मिल रही है, तुम अभी नए हो, धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। मगर फैज़ को लगा कि जब वो इतनी दूर आया है तो उसे पैसे भी ज़्यादा मिलने चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर हर दिन काम तो ज़रूर करता था, लेकिन उसे हमेशा कम सैलरी पर अफसोस होता था। उसका भाई तो लगभग 7-8 साल पुराना हो चुका था। उसने कहा था कि वो वहाँ पर फैज़ की सैलरी बढ़ाने की बात करेगा, लेकिन फैज़ को अफसोस हो रहा था और उसे इंतज़ार था कि उसकी सैलरी कब बढ़ेगी। मगर बढ़ते दिनों के साथ साथ भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। वो यही सोच रहा था कि जिस हिसाब से मैं यहाँ पर आया हूँ उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिल रहे। वो यही सोचता रहता था कि अपनी सैलरी से हम कुछ भेजें तो क्या भेजें, अपने लिए कुछ पैसे बचाएं तो कितने बचाएं और कैसे बचाएं, वो खुद अगर खाए तो क्या खाए। यही सब सोचते सोचते धीरे धीरे उसका 1 साल किस तरह गुजर गया था, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो हमसे भी अपनी सैलरी की बात करता तो हम उसे समझा दिया करते थे कि बेटा अभी तुम्हें वहाँ गए हुए समय ही कितना हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद उसने दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया था। उस कंपनी का नाम अल जाफर था और वहाँ पर भी वो ड्राइवरी ही कर रहा था, लेकिन इस कंपनी में मेरे बेटे को सैलरी भी ज़्यादा मिल रही थी। उसकी लाइफ एकदम से बढ़िया चल रही थी, वो बहुत खुश रहने लगा था। वो इस बात से बेफिक्र था कि अगर वो इतनी दूर गया है तो वहाँ जाकर उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जबकि उसका भाई भी अब उसकी ज़्यादा सैलरी पर खुश होने लगा था। आरिफ दूसरी कंपनी में था और फैज़ दूसरी कंपनी में था। दोनों भाई एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे से मुलाकात कभी कभी कर लिया करते थे, मगर दोनों के मालिक अलग थे और दोनों ही रहन सहन भी अलग रखते थे। और फिर 1 साल और इसी तरह से गुजर गया था। फैज़ को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, वो बहुत खुश था। उसे तो ऐसा लगता था जैसे उसकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई है। उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। हमारी जब भी उससे फ़ोन पर बात होती थी वो हमसे यही कहता था कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काम यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो रहा है। वैसे तो हमें फैज़ आरिफ से भी ज़्यादा पैसे भेजता था। हमारे घर के हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। उसके बाद ही हमारे बाकी बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चलने लगी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसमें हमें एक ऐसी खबर मिली जिसने हमारे होश उड़ा दिए। हम लोग चौंक गए। अगर उनकी बात सुनने लगे कि आखिर ऐसी भी क्या बात थी जिसको बताते हुए वो इतना परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि एक दिन फैज़ का अचानक बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया था। कार का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक था। मेरा बेटा जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के मालिक को जब ये बात पता चली तो मालिक ने मेरे बेटे की मदद नहीं की, बल्कि उल्टा उस पर ही गुस्सा किया। मालिक को फैज़ का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा था, उसको भी तो चोट आई थी। मालिक का कहना था कि नुकसान तो सिर्फ मेरी गाड़ी का हुआ है। कंपनी के मालिक को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मालिक का कहना था कि मेरी गाड़ी बहुत महंगी है, मुझे अपना नुकसान पूरा करना है, मुझे या तो गाड़ी के पैसे दो या फिर मुझे मेरी सही सलामत गाड़ी चाहिए, जिसका तुमने काफ़ी हद तक नुकसान कर दिया। मगर फैज़ उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं आपका नुकसान नहीं भर सकता। मालिक उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और फैज़ कुछ नहीं कर सकता था, वो मजबूर था। इसीलिए मालिक ने फैज़ के नाम का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। गल्फ कंट्रीज़ में नॉर्मल कार की कीमत 20 या 25 लाख रुपए से ज़्यादा ही होती है, लेकिन अगर किसी बड़े सेठ की गाड़ी चलाई जाती है तो उनकी कीमत 1 करोड़ या 2 करोड़ या फिर उनसे भी ज़्यादा की होती है। अब ऐसी हालत में फैज़, जो कि एक मज़दूर था, एक मामूली सा कार ड्राइवर था, वो इतनी महंगी कार की कीमत कैसे अदा कर सकता था। मेरा बेटा बुरी तरह से डर गया था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ये सब हमसे भी छुपाया था। वो जानता था कि उसका मालिक बहुत अमीर आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो डरकर वहाँ से भाग गया। वो भागकर भी सऊदी अरब में ही छुप गया था। वो वहाँ से भागकर भी कहाँ जा सकता था, क्योंकि इतनी आसानी से उसका इतनी दूर से यहाँ आना भी पॉसिबल नहीं था। वो सऊदी अरब में ही जगह जगह छुपता फिर रहा था। उसके दिन रात खराब हो चुके थे। वो अपने भाई से मिलना चाहता था, लेकिन उसे पता चला
कि उसका भाई भी जिस शहर में वो लोग थे वहां से कहीं दूसरी जगह गया हुआ है, इसीलिए उसका अपने भाई से भी कांटेक्ट नहीं हो सका था। वो जितने लोगों को सऊदी अरब में अब तक जान चुका था उनके आसपास छुप रहा था ताकि उसे मालिक ना पकड़ ले। उसे मालिक तो ना पकड़ सका, मगर मालिक की भेजी हुई पुलिस ने उसे आखिरकार ढूंढ ही निकाला था और फिर उससे पूछताछ की कि तुम हमसे भाग क्यों रहे हो और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फैज के साथ जो कुछ भी हुआ था उसने पुलिस वालों को बता दिया कि ड्राइवरी करते समय उसका गाड़ी के साथ बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी जान भी बाल बाल बची थी और उनकी कार का काफी नुकसान हुआ था। उसका मालिक अब कार के नुकसान की भरपाई मांग रहा है। मैं एक मजदूर इंसान हूँ, उनको इतने पैसे नहीं दे सकता। फैज ने पुलिस वालों को अपने घर की मजबूरियों के बारे में भी बताया था कि वो यहाँ अपने भाई के साथ क्यों नौकरी करने के लिए आया था। पुलिस वाले उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गए थे। उनको फैज से हमदर्दी हुई थी और उन्होंने उससे कहा था कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतने में ही उस पुलिस वाले ने फैज से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मैं ऑफर देता हूँ कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करो, मेरी भी गाड़ी है, मेरी गाड़ी की ड्राइवरी करो, मेरे परिवार का लाना ले जाना करो, जो भी महीने की सैलरी होगी वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। पुलिस वाले की मदद पाकर तो फैज को ऐसा लगा था जैसे वो पुलिस वाला उसके लिए कोई फरिश्ता बनकर सामने आया है। इस तरह उस पुलिस वाले ने इस केस को खामोशी से दबा दिया था और फैज अब उस पुलिस वाले के यहाँ नौकरी करने लगा था। फैज यहाँ आराम से काम कर रहा था, आना जाना उसका जैसा भी होता था, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। पुरानी वाली मुश्किलों से वो बच निकला था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। जब फैज इतनी बड़ी परेशानी से निकल आया था तो उसने हमें ये बात नहीं बताई और हम बेफिक्र रहे। एक दिन वो अपने नए मालिक की गाड़ी चला रहा था जब अचानक रास्ते में चलते समय पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी रोक ली। उस समय उसकी गाड़ी में कोई नहीं था क्योंकि वो पुलिस वाले के परिवार को उनके घर ड्रॉप करके आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे फैज की किसी ने मुखबरी कर दी है, क्योंकि उसे कुछ इसी तरह से रोका गया था। उसे रोकते ही फौरन उसकी गाड़ी की डिग्गी खोलकर पुलिस वाले चेक करने लगे। फैज घबरा गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो गाड़ी से निकलकर बार बार उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था कि आप मेरी गाड़ी में क्या चेक कर रहे हो। उसने अपने मोबाइल से अपने मालिक को फोन करने की भी कोशिश की, मगर उन लोगों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। पुलिस ने फैज को और उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। उसने वहां से बचने की बहुत कोशिश की और लोगों से मदद भी मांगी, मगर वो बच नहीं सका। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी से 2 नायलॉन के बैग निकाले। बैग देखकर फैज बहुत घबरा गया था क्योंकि वो इन बैग को नहीं जानता था। ये बैग उसकी गाड़ी में कहां से आए और कैसे आए। पुलिस ने जब वो बैग बाहर निकाले और उनमें से पहले वाले बैग को खोलकर देखा तो उसमें क्रिस्टल मैथ नाम का ड्रग पाया गया था। उस ड्रग का वजन लगभग 400 ग्राम था। उसके बाद पुलिस वालों ने दूसरा वाला बैग खोलकर देखा तो उसमें भी ड्रग्स थी। इस वाली ड्रग्स का नाम क्रेस था और उसका वजन 305 ग्राम था। कुल मिलाकर 705 ग्राम ड्रग्स पाई गई थी। इसके बारे में फैज कुछ भी नहीं जानता था। ये सब देखकर वो बहुत घबरा गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये सारे नशीले पदार्थ देखकर पुलिस को बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्होंने उसे दबोच लिया था। उसके साथ वो गलत व्यवहार करने लगे। पुलिस वाले फैज को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए और वहां जाने के बाद उससे पूछताछ करने लगे। फैज का मोबाइल उससे छीन लिया गया था और उसके फोन की भी कॉल डिटेल निकलवाई जा रही थी। कॉल डिटेल से पुलिस वालों ने पता लगाया कि फैज का एक साथी भी है जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था और उसका नाम आबिद था। पुलिस ने आबिद को भी पकड़ लिया और फैज को भी कस्टडी में डाल दिया। जब वो जेल में चले गए तो उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। फैज के पिता हमें ये सब कुछ बता रहे थे और उसका पूरा परिवार अपनी आंखों में आंसू लिए बैठा था। सब लोग बहुत गमगीन थे। अब जो कि उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि उनके बेटे के साथ क्या क्या हुआ था, तो वो लोग अपनी सारी ही बातें हमसे शेयर कर रहे थे। उनका एक बेटा आरिफ जो अभी भी सऊदी अरब में मौजूद है, वो अपने भाई को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन दोनों को ही जेल पहुंचा दिया है। इसलिए अब उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा हमारे देश में जब कोई जेल चला जाता है तो उसके जाने के बाद पैरवी होती है। पुलिस चार्जशीट लगाती है, मामला अदालत तक पहुंचता है, वकील अपना अपना केस लड़ते हैं और जज फैसला सुनाते हैं और हर केस में तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और तारीख पर तारीख पड़ने के बाद हमारे यहाँ मामला सरकार से सीधा टकराव की स्थिति बन जाती है। लेकिन फैज के केस में किसी का मर्डर नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है, इसलिए सरकार ही पैरवी कर रही है।
ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के पुलिस वालों ने फैज और उसके साथी के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पूरा इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग वहां से तो वापस आ गए थे, लेकिन कई दिनों तक पूरे मेरठ में, सोशल मीडिया पर, रछोता गांव में, बल्कि पूरी दुनिया में इस केस से रिलेटेड बातें होने लगी। अब कितना सच था कितना झूठ था, ये सब कुछ तो पुलिस सारी जानकारी जुटा रही थी, उसके बाद ही पता चलना था। हम मीडिया रिपोर्टर्स ने भी हर तरह की जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी रिपोर्ट से ये सब जाहिर हो गया कि फैज और उसके साथी आबिद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को खबर मिली थी कि सऊदी अरब में क्रिमिनल कोर्ट मक्का में आपराधिक न्यायालय है। वहां पर जजों की पूरी टीम ने बैठकर इस मामले की सुनवाई की और इस मामले की सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाए मौत सुना दिया गया कि उन दोनों ने मिलकर जो जुर्म किया है, जो उनके पास 750 ग्राम नशे का जो पदार्थ पाया गया है, उस हिसाब से उन दोनों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। हमारे आसपास भी अगर कहीं किसी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है तो एक अजीब सा माहौल हो जाता है, हड़कंप समझ जाता है। फैज जिस गांव का रहने वाला है, वहां की आबादी काफी ज्यादा है, फिर भी वहां पर ऐसा कोई घर बचा हुआ नहीं है जहां के परिवार का एक न एक सदस्य अपने देश से निकलकर दूसरे देश में नौकरी न करता हो। उस गांव के लगभग 600 से 700 ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री जाकर नौकरी कर रहे हैं, और मोस्टली सब 99% ऐसे लड़के हैं जो ज्यादातर ड्राइविंग का ही काम करते हैं। इस केस से रिलेटेड और भी बातें हमारे सामने आई थी। कुछ समय पहले सऊदी अरब में काम करने वाले एक लड़के जिसका नाम असद था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसका मर्डर हुआ था। अब उसका मर्डर क्यों और कैसे हुआ, इस बात की जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वो भी ड्राइवर ही था और वो रछोती गांव का ही रहने वाला था। हालांकि इस गांव के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन उनमें से कभी भी किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो कभी कोई किसी गलत केस में फंसा है, और ना ही किसी का मर्डर हुआ है, और ना ही कोई दुर्घटना हुई है, और ना ही कोई आपराधिक वारदात हुई है। एक ही लड़के का मर्डर हुआ और दूसरे लड़के के साथ ये सब कुछ हुआ। ये दोनों ही केस अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों लड़के एक ही गांव के हैं। जब 600 से 700 लोगों में उनको पता चलता है कि फैज नाम के लड़के के साथ भी ऐसा हुआ है, तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। और परिवार के लोगों को भी जब ये खबर होती है कि उनके बेटे को फांसी की सजा सुना दी गई है, तो वो लोग रो रो कर अपना बुरा हाल कर रहे हैं। उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही, उन्हें कोई लाइन नहीं मिल रही जिससे वो अपने बेटे से संपर्क कर सके। आखिरकार इतनी दूर से वो लोग अपने बेटे से कैसे संपर्क कर सकते हैं। बड़े बेटे से उनकी बात हो रही है जो उनको सऊदी अरब में होने वाले इस हादसे की एक एक जानकारी दे रहा है। हालांकि वो खुद भी अपने भाई से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो अपने भाई से मिलने की कोशिश करने लगा तो कहीं उसे भी इस आरोप में फंसा न लिया जाए। अब ये सब कुछ आरोप है या फिर फैज और आबिद ने जानबूझकर ये सब कुछ किया? क्या वो लोग यही कारोबार कर रहे थे? किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार करे तो क्या करें। फैज के भाई रेहान और फैसल ने भी हमें अपना बयान दिया। उन लोगों का कहना है कि हमारा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो ड्रग्स की फिरौती करने वाला इंसान होता तो हमें भर भर कर पैसे भेजता। उसे फंसाया गया है, उससे बदला लिया गया है। हम लोगों को शक है कि उसे उसी के मालिक ने फंसाया है जिसको अपनी गाड़ी की भरपाई चाहिए थी। अब क्या सच है और क्या झूठ है, इस चीज का पता भी पुलिस लगा रही है। फिलहाल तो परिवार वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से फैज से कांटेक्ट बना सकें। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी सऊदी अरब में काफी जानकारी है। ऐसे लोगों ने फैज के परिवार वालों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि फैज की जिंदगी को बचाया जा सके, उसको मौत की सजा से छुटकारा दिलाया जा सके। इस सब में हमारी भारतीय सरकार भी हमारी मदद कर सकती है। हम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं कि अगर फैज आरोपी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो आरोपी नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है तो उसे बचाया जाए और उसे सही सलामत हिंदुस्तान वापस लेकर आया जाए। इस तरह की कोशिश करने वाले कोशिशें तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है ये आगे देखा जाएगा। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार हो या फिर कोई बड़े नेता हो या फिर अन्य कोई माध्यम हो, टीवी का माध्यम हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो या अखबार का माध्यम हो, इसी तरह से ये सभी लोग अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनके बेटे को बचा लिया जाए। उनका यही कहना है कि हमारा बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। बहनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। माँ की भी तबीयत खराब हो गई, वो अपने लाल को देखने के लिए तड़प तड़प कर रो रही है। पिता सदमे से बेहाल हो रहे हैं
और भाई इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपने भाई को बचा सके। हालांकि सऊदी अरब के कोर्ट में जब ये केस चला तो वकीलों में आपस में बहुत बहस हुई और चार्जशीट लगाई गई। उस हिसाब से ये पता लगा कि फैज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब फैज ने अपना जुर्म क्यों कबूल किया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अगर वो आरोपी नहीं है तो फिर उसने अपना जुर्म कबूल क्यों किया, और अगर वो आरोपी है तो फिर उसे बचाया जाए और उसे यहाँ लेकर आया जाए। जुर्म कबूल करने के हिसाब से फैज आरोपी साबित हो चुका है। कब उसे फांसी होगी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में 214 लोगों को मौत की सजा का हुक्म सुनाया गया है, जिसमें से भारत के 2 या 3 लोग ही बताए जाते हैं, जिनमें से एक हमारे हिंदुस्तान का फैज अहमद भी शामिल है। ये जो आंकड़े हैं वक्त के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बताया जाता है कि ये जितने भी केसेस हैं उसमें काला जादू, हत्या, रेप, ड्रग्स इस तरह के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में सऊदी अरब में जब आरोपी साबित हो जाता है तो उसे बीच चौराहे पर लेकर जाते हैं और हजारों लोगों की भीड़ के बीच में उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। सारे लोग आपस में खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। हाथ बांधने के बाद सर पर कपड़ा रख दिया जाता है जिससे आरोपी सामने का कुछ न देख सके, उसे सिर्फ अंधेरे में अपनी मौत ही दिखाई दे। कोई जल्लाद आता है और उसकी गर्दन कलम करके चला जाता है। ये सब कुछ दुनिया के ऐसे इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि बाहर के देशों में सजाओं का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे हमारे देश में कानून है, उस कानून के हिसाब से आरोपी को फांसी दी जाती है। इसी तरह हर देश का अपना अलग कानून है, हर आरोपी को अलग तरह से सजा दी जाती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर कोई अपराध करेगा उसके लिए कानून का इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि वो कानून का दुरुपयोग करने से पहले, कानून को तोड़ने से पहले हजारों बार सोचता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या फारूक अहमद अपने बेटे को बचा पाएंगे। उनके बेटे जो मेहनत कर रहे हैं अपने भाई को बचाने के लिए, क्या उनकी मेहनत सफल हो पाएगी? क्या फैज अहमद वापस सही सलामत इंडिया वापस आ सकेगा, या फिर उसे सजा हो जाएगी, वो इस दुनिया से ही चला जाएगा? ये तो खैर वक्त के साथ ही हमें पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह की ये घटना है सऊदी अरब में या किसी भी गल्फ कंट्री में, या कोई भी ऐसे लोग जो बाहर जाकर काम करते हैं, उनके दिल में एक दहशत फैल गई है। वो लोग अपने देश से बाहर काम पर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे और उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि क्या हम भी किसी साजिश का शिकार हो जाएंगे, या हमसे कोई पाप हो जाएगा, या हम अपने देश कभी जिंदा वापस लौटकर आ सकेंगे या नहीं। ऐसे लोगों के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया है। ये घटना ही इतनी खतरनाक और सनसनीखेज है कि कोई भी मामूली इंसान अब कुछ भी करने के बारे में 100 बार सोचेगा। ऐसे लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले की ही लापरवाही रही होगी जिसमें फैज फंस चुका है। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि अगर उस पुलिस वाले की लापरवाही है तो वो पुलिस वाला जांच में क्यों नहीं आया? क्या पुलिस वाले की भी कोई मिली भगत थी? क्या वो फैज को फंसाना चाहता था? ये भी एक तरह का सवाल है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप लोग भी ऐसे हादसों को सुनकर संभल जाएं और सोच समझकर कोई भी काम करें। बस आप लोग कानून को ना तोड़ें, चाहे आप इस देश में रहें या फिर किसी और देश में। हम लोगों ने भी इस पूरी खबर को कवर किया और अब आगे भी हम लोगों की नजरें फैज के केस पर टिकी हुई हैं और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा भारतीय नागरिक वहां से बचकर निकल आए, और अगर वो आरोपी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा भी होता है जहां जबरदस्ती किसी को आरोपी बना दिया जाता है, किसी न किसी अपराध में उसे फंसा दिया जाता है, जबकि वो अपराध उसने किया भी नहीं होता। फैज के परिवार वाले बहुत परेशान हैं। हम लोग उनकी परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। वो बेचारे गरीब लोग हैं। अगर ये केस खत्म हो जाता है तो दुनिया वालों के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ जाएगी। फैज अभी तो पुलिस कस्टडी में है, जेल में है। अभी उसको फांसी कब मिलेगी कब नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हो सका, लेकिन उसके परिवार वाले अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनका बेटा बच सके। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि दूसरे देश में नौकरी करने जाना अपने सपनों को पूरे करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि आप उस देश के कानूनों और नियमों का पूरा सम्मान करें। सऊदी अरब जैसे देशों में कानून सख्त होते हैं और उन्हें तोड़ने का परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। विदेश में नौकरी करने वालों को ये समझना चाहिए कि कानून की जानकारी न होना आपकी गलती को माफ नहीं करता, इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं।
ईमानदारी से काम करें और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहें। अपनी मेहनत और ईमानदारी से घर के हालात बेहतर बनाएं, लेकिन ये ना भूलें कि एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अपने सपनों की राह पर चलें, लेकिन हर हाल में कानून और नैतिकता का पालन करें। सपनों को पूरा करने की राह में शॉर्टकट अपनाना कभी भी सही रास्ता नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो लोग विदेश में नौकरी करने जाते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि कानून का पालन और सच्चाई से काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी अरब जैसे देशों में सख्त कानून है, जहां एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए कभी भी जल्दी पैसे कमाने या सफलता पाने के लिए गलत रास्ता ना अपनाएं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही वो रास्ता है जो आपको सही मायनों में आपकी मंजिल तक पहुंचाता है।